एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। होमकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पता है ना कौन सा दिन है? आज किसान दिवस है। आज देश किसान दिवस मना रहा है और किसान सड़कों पर है। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए बहुत कदम उठाए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को उन पर फख्र है। आज का दिन किसानों का दिन है। आज के दिन भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है। यकीन मानिए, आप अगर सड़कों पर उतरेंगे, मार्केट जाइए ना, आप सड़क छोड़ दीजिए, मार्केट में जाएंगे तो 3-4 लेयर पहननी पड़ेगी। हाड़ कपाने वाली ठंड में किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि बातचीत पूरी तरह से रुक गई है। 3 दिन पहले कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव है विवेक अग्रवाल, उन्होंने किसानों को बातचीत के लिए एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी की कॉपी बकायदा एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। उस चिट्ठी में बकायदा ये कहा गया है, वो ये चिट्ठी है। चिट्ठी में इनवाइट किया है किसानों को, आमंत्रित किया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप डिसाइड कीजिए तारीख और जगह। लेकिन अभी तक किसान इस बात पर फैसला नहीं ले पाए हैं कि बातचीत करें या फिर ना करें। आखिर ये कब तक चलेगा? एक तरफ सरकार कह रही है कि कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द होने से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? किसान आंदोलन की वजह से उद्योग धंधों को रोजाना 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कैसे बात आगे बढ़ेगी? जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? आज हुंकार इसी मुद्दे पर, क्योंकि अब इस बात पर चर्चा करना भी जरूरी है। देश का मुद्दा है। आप ब्रिटेन के सांसदों को चिट्ठी क्यों लिखेंगे, इस पर भी होगी बात। लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। 28 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज किसान दिवस पर अपना आंदोलन जारी रखा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कुछ अलग ढंग से किसान दिवस मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में किसानों ने हवन और पूजा पाठ किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर हर साल मनाया जाने वाला किसान दिवस आज इस बार अलग तरीके से मनाया जा रहा है। हवन किया जा रहा है और किसानों ने ये भी फैसला लिया है कि आज वो दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। उधर सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश पर किसानों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आंदोलन से सरकार को घेरने की तैयारी दूसरी तरफ सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गई है। अब किसान इस मसले को विदेशी सरकारों तक पहुंचाने की बात करने लगे हैं। ब्रिटेन के सांसदों को चिट्ठी लिखने की तैयारी की जा रही है ताकि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी के समारोह में शामिल न हो। 26 जनवरी ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਮੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 36 ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 40 ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਲਿਖਿਆ। उधर किसान दिवस के मौके पर यूपी से लेकर बिहार तक किसानों को विपक्ष के नेताओं का साथ मिला। जगा रहे हैं विधायकों को, सांसदों को, जागो, किसानों के साथ खड़े हो। जनता ने चुना है, जनता की बात सुनो, किसानों की बात सुनो। हम लोग किसानों के इस संघर्ष में, इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें। सरकार को लेकिन अपनी बातचीत की पेशकश पर अभी भी भरोसा है। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि
हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा। और कुछ ऐसे किसान संगठन जो किसानों के कंधे पर रखकर राजनीतिक बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री जहां किसानों से बातचीत की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा किसानों पर निशाना साध रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो, वो भ्रम फैला दिया, अच्छा नहीं है ऐसा। ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे इस आंदोलन में फैल रहा है। अब देखना है कि इस तरह सरकार और किसानों की बातचीत होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो समाधान होता है या नहीं। और इस पर जो खास मेहमान हमारे साथ डिबेट के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा साहब। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विजय सरदाना साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, किसानों के मुद्दे पर लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं। एक एक रिसर्च आप उनकी अगर कायदे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन तब्दीलियों की इस वक्त हिंदुस्तान में जरूरत है। पुष्पेंद्र सिंह साहब किसानों के मुद्दों को लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते आए हैं, अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और तेजवीर सिंह साहब किसान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तेजवीर जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। देखिए, हम नहीं चाहते हैं, मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, मैंने आदि बाग का एक ड्रेस पहना हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एकदम मुफीद है। हम जानते हैं कि वहाँ बाहर सड़कों पर निकलने में आपको 3-3, 4-4 लेयर चढ़ानी होगी, और वहाँ किसान रात रात भर ठंड में ठिठुर रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। तेजवीर जी, वक्त दे दीजिए। 3 दिन पहले सरकार ने आपको चिट्ठी लिखी थी, 20 तारीख की ये चिट्ठी है, क्यों आप मिलना नहीं चाहते हैं? बात से तो बात खत्म होगी ना। हाँ, सबसे पहले तो आप सबको आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म शताब्दी पर किसान दिवस की बधाई। आपने सबसे पहले आज ये बात रखी कि आज चौधरी चरण सिंह जी का किसान दिवस है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी के पीछे एक बैनर लगा हुआ था, हर समय लगा होता था कि ये देश टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। ये उनके टैग में लगा हुआ था। तो ये अभी जो बिल आए हुए हैं, ये अंबानी और अडानी स्थान का नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम ये बात बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो ठंड की बात है, जो ठंड के अंदर तो किसान अपनी फसल उगाता है। अभी जो हमारा समय है वो आलू को पानी देने का होता है। जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम रात के वक्त खेत में पानी देते हैं। हमें इस ठंड से लड़ना आता है। और रही बात करने की, देखो किसानों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, किसान संगठनों ने, कि आपके ये कानून चाहे सोने के हों, हमें नहीं चाहिए, आप इनको वापस ले लो, हमें ये नहीं चाहिए, आप इनको रद्द करो। आपने जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो के अंदर 2014 के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, आपको नहीं आप उसको लागू करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री मैंने ने नारा आपको दिया, बोल जय दिया कि जवान मानो जय ये किसान। तेजवीर जी, अटल बिहारी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। फिर उसके बाद विज्ञान की तरक्की के साथ साथ अलग अलग चीजें खेती में, कृषि में हमें देखने को मिली, और किसानों की जिंदगी में कुछ तब्दीली आई। बहुत सारी की जरूरत है, लेकिन कुछ तब्दीली आई। तेजवीर जी, आप भी जानते हैं। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये टाटा, अंबानी, अडानी ये इनकी जागीर नहीं है, ठीक है, तो आप फेवर में ही नहीं है कि इन लोगों को आपकी फसलें बेची जाए सिर्फ सरकारी मंडी? नहीं, मैं जो अभी तक रहा है, हम पूरे फेवर में हैं। सरकारी मंडी रहेगी और हम एमएसपी कानून, सरकारी मंडी तो रहेगी, पर आप प्राइवेट सेक्टर को अपने धान, अपने गेहूं बेचना ही नहीं चाहते हैं? प्राइवेट सेक्टर होना ही नहीं चाहिए कृषि में? नहीं, अभी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अभी तक जो जनता का तजर्बा रहा है उनके साथ, उन्होंने ब्लैक मनी बोली, वो नहीं आई। उन्होंने नोटबंदी पे बोला कि देश
तरक्की करेगा और ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रही हूँ प्रधानमंत्री पर भरोसे नहीं भरोसे पर तो मैं डिबेट ही नहीं मैं अपनी बात से बढ़कर नहीं रहा हूँ। प्लीज प्लीज आप तेजवीर जी पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए और मैं कह रही हूँ पूरी शिद्दत के साथ में आपकी बात को सुनने दीजिए। रूबिका जी होनेस्टली मेरी बात को आप पूरा होने दिए। अब तक का जो देश का तजर्बा रहा है, चाहे वो नोटबंदी पर हो, चाहे स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर हो, चाहे कर्जा मुक्ति पर हो, चाहे जीएसटी पर हो, वो उसका अच्छा तजर्बा नहीं रहा है। हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ एक बड़ा धोखा हो जाए। इन्होंने अभी कमोडिटी के अंदर NCDXC के अंदर 2 फसलों को लेकर आ गए हैं, ये सरसों और तिलहन को। एक आम किसान को बोलते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की भाषा नहीं समझ आती, उन्हें कमोडिटी की भाषा कैसे समझ में आ जाएगी? ये पिछले 2 हफ्तों के अंदर, अगस्त के अंदर लॉन्च हुई थी। ये फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं, जबकि दिसंबर 2019 के अंदर एक मीटिंग हुई थी कि हमें फ्यूचर मार्केट नहीं चाहिए, हमें कमोडिटी के अंदर अपनी फसलें नहीं आनी देती। कमोडिटी मार्केट होती है शेयर मार्केट, उसकी नहीं चाहिए। ये हमारा सीधा सवाल है। हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि जो आपने हमें दिया है आप उसे वापस ले लो, बस हमारी इतनी सी एक अर्ज है आपसे। यहाँ 10 से 12 लाख लोग बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं हमारे साथ। अभी आपने बोला, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप टाटा, अंबानी, अडानी और ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, इन सब नो एंट्री होनी चाहिए इनकी एग्रीकल्चर में। आप इनके खिलाफ है एकदम सिरे से? नहीं, एंट्री हो ये नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है। ऐसे तो जैसे पेप्सिको का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आलू खरीदती है। और मैं आपको बताता हूँ, जो बारीक बीज होता है जो धान का, जैसे बासमती बोलते हैं जिसको, उसकी खरीद बहुत सा प्राइवेट सेक्टर ही करता है। तो सरकार एक व्यवस्था उसके लिए मंडी के अंदर ही बनाए ना, उसे बाहर टैक्स क्यों दे रहा है? किसने रोका है उनको खरीदने के लिए? किसी ने भी नहीं रोका, वो मंडी से ही खरीदें। और गेहूं जो मतलब के जो गेहूं होती है, धान होती है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप जो मोटी फसल होती है हम बोलते हैं, आप ये कह रहे हैं तो सब कुछ जो है वाया सरकारी मंडी होना चाहिए। विजय जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी आदमी या कोई भी व्यापारी तो तभी खरीदेगा ना जब किसान बेचेगा। अगर सारे किसान ये फैसला कर ले कि हम APMC के बाहर बेचेंगे ही नहीं, तो मुद्दा कहाँ रहता है? अगर सारी किसान संस्थाएं ये कोशिश करें और किसानों को समझाएं कि देखो हमारे लिए मंडी है, हमें जो नया कानून आया है उसके हिसाब से बाहर बेचना ही नहीं है, हम सिर्फ APMC में और आड़तिया के माध्यम से ही बेचेंगे, तो झगड़ा कहाँ है? वो तो चॉइस है, आप अंदर बेचो या बाहर बेचो, कोई जबरदस्ती तो कहीं नहीं है। अगर आप अपने किसानों को ये नहीं समझा पा रहे कि आपको सिर्फ APMC के अंदर ही बेचना है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बाहर बेचना चाहता है वो बेचे ही नहीं? उसका अधिकार आप क्यों छीनना चाहते हैं? ये बात तो अधिकार देने की है। आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप कहाँ बेचो। कोई कानून नहीं है जो कहता है आपको बाहर ही बेचना है, कोई कानून ये नहीं कहता आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है। सारे प्रावधान ऑप्शनल हैं। आज FPOs हैं, आज कोऑपरेटिव्स हैं, आज कोई प्रोग्रेसिव किसान है जो कहता है मैं डायरेक्ट आके बाजार में अपना माल बेचना चाहता हूं बिना APMC के, हम उसको क्यों रोकना चाहते हैं? और अगर आपको लगता है कि वो APMC में अच्छा रेट मिलता है तो वो अपने आप APMC में बेचेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जब सवाल है, इसका उत्तर मैं पुष्पेंद्र जी से भी लेना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी बात को लेकर? नहीं, देखिए, जो हमारे किसान भाई ने और जो सरदाना साहब ने बात कही है, मैं उसके एक बीच की बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज किसान दिवस आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीह रहे, उनके जन्म दिवस और जयंती के उपलक्ष्य में मैं जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं उनको, और सारे देश को बधाई भी देता हूं उस दिवस की। दूसरा यह है कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसकी मांग रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब वो रिफॉर्म्स में किसानों के क्या कंसर्न है, उनको लिए बगैर ये अध्यादेश और कानून बनाए गए, और चाहे ये अच्छे ही क्यों ना हो, लेकिन किसान को मेजोरिटी ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये हमारे हक के हैं, हमारे लिए अच्छे हैं।
और इसमें जो रद्दोबदल करने की बात आई थी, पहले रद्दोबदल की बात आई थी, लेकिन जब सरकार ने उन चीजों को नहीं माना, मुख्य रूप से जिसमें ये थी कि एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बाध्यकारी बना दीजिए, तो उसमें क्या होता कि वो बाहर खरीदे, मंडी के अंदर खरीदे, कहीं बेचे, तो कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम रेट जो किसान का अपना हक है, क्योंकि वो मेहनत करता है, बीज, खाद, पानी, तेल और उसका जो है उपज तैयार करता है, उसकी एक मिनिमम कम से कम रेट तो उसको जीवन यापन चलाने के लिए मिलना चाहिए। उसको यदि कर देते तो शायद ये इतना बड़ा विवाद ना बढ़ता। अब वार्ता के माध्यम से ही बात हल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो लेकिन वार्ता का रास्ता किस तरीके से निकले, सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता, जी 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, कोई तारीख क्यों नहीं तय? देखिए मैंने जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने, जी देखिए अब दोनों पोजीशंस जो है हार्ड हो गई हैं दोनों तरफ से, इसलिए बीच का रास्ता जो हम सुझा रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो समिति बताने की बात कर रहा था, और तब तक के लिए कानूनों को आप सस्पेंड कर सकते हैं, उनके ऊपर स्टे लगा सकते हैं, तो कानून खत्म भी नहीं हुआ और किसानों के कंसर्न भी जो है इसमें आ जाएंगे। इस बात पे शायद किसान संगठन तैयार हो सकते हैं, इस पर जो है चर्चा करनी चाहिए और इसको मान लेना चाहिए, स्टे वाली बात को। ओके पुष्पेन जी, इसका जवाब मैं विजय सरदाना जी से भी लेने की कोशिश करूंगी, और बीजेपी के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभय जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, अभी कुछ देर पहले संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर यह कहा कि आप लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप ये कि आप नहीं चाहते, यानी विपक्ष मोटे तौर पर, उसमें आप भी आ गए, लेफ्ट की पार्टियां भी आ गई, बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं कि अगर कोई हक की बात है, जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि ये जो कानून 3 है वो खुशहाली के लिए नहीं बने हैं, वो तरक्की के लिए नहीं बने हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उसमें बहुत शानदार है, जिनको कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रद्दोबदल करने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा कानून है। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के समझ से परे रहे ये बात। देखिए रूबिका जी, हुआ यह है कि मोदी सरकार ने निशाना साधकर किसानों की आजीविका की हत्या कर दी। अब उस हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनको लगा था कि ये जैसे 2014 में एक आदेश दे दिया था सभी राज्यों को कि समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस नहीं देना, किसान कुछ नहीं बोले, जैसे एक के बाद एक 3 अध्यादेश भूमि के खिलाफ लेकर आए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 2015 में एफिडेविट दे दिया था कि समर्थन मूल्य के ऊपर अगर हमने 50% स्वामीनाथन कमीशन की कॉस्ट निकाल के मूल्य दे दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इनको लगा था कि कोई कहने वाला नहीं है। सबसे पहला संवाद नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि हम संवाद कर रहे हैं किसानों से। पहला संवाद किया आंसू गैस के बम से और पानी की बौछारों से कड़कड़ाती ठंड में। कितनी शर्मनाक बात है। अरे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने संशोधन कर दिया है प्रधानमंत्री जी, और आपने मार्केट के बाहर की फीस का एग्जम्पशन कर दिया। जिस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे ना मध्य प्रदेश में, उस मध्य प्रदेश में 269 कृषि उपज मंडी है रूबिका जी, उसमें से 47 नॉन अराइवल्स थी। 43 मंडियों में एक दाना भी खरीदा बेचा नहीं गया। 140 मंडियों में व्यापार 50% रह गया। मक्का का भाव 710 रुपए झाबुआ की मंडी का मैंने रसीद बताई है, 1850 रुपए का मक्का। धान के बाजार की यह हालत है कि 47% उत्तर प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला। गुजरात में 83%, तेलंगाना में 60%, तमिलनाडु में 63%, पूरे देश का बुरा हाल है। ये शर्मनाक बात है। जिसको ये होशंगाबाद का क्लेम कर रहे हैं ना, आज एक चैनल ने आज बताया है 10 सेकंड आखिरी, उसमें जो एग्रीमेंट किया है उस पर हस्ताक्षर तक नहीं है व्यापारियों के। ये कर रहे हैं एसडीएम लोग। ओके अभय जी, तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि ये तीनों कानून फाड़ के फेंक देने चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, ज्यादा लंबा नहीं, मुझे मैं आज बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये बहस करने आई हूँ सर। मैं सच में आप समझ लेना चाहती हूँ, 28 दिन हो गए हैं सर, 28 दिन हो चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं? सरकार कह रही है आ जाओ बात कर लो, किसान हमारे कहने नहीं, हम अभी तक कोई डिसीजन वहां से नहीं लिया गया है, बीच में आप पर अलग आरोप लग रहे हैं। सो क्या करें, क्या करें? कानून को फाड़ के फेंक दें? सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता अच्छा सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थगित कर दीजिए अगर आपको चर्चा करना है तो। कोर्ट में यह भी कहा सरकार ने कि किसानों ने जाम लगा रखा है, रास्ते बंद कर रखे हैं। उन्होंने कहा किसानों ने नहीं लगाया, ये आपने रोका हुआ है, उनको दे दीजिए रामलीला मैदान, वो तो अंदर आ जाएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, अधिकार है उनका, राइट टू प्रोटेस्ट। तो ये कैसी अत्याचार है सरकार का? अरे सुनिए तो सही, प्रतिपक्ष को भी आपने राज्यसभा में सुनी नहीं। किसानों को तो पूरा राइट है,
पर आपके ये जो युवा मोर्चा के और यूथ विंग के कार्यकर्ता ट्रैक्टर ले जाके जला देते हैं और अपने आप को किसान बताने की कोशिश करते हैं, वो एक गलत मैसेज नहीं देता है? महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उन्होंने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों का संरक्षण न कर सकता हो उसकी अवहेलना करना तुम्हारा अधिकार है, और इस अधिकार के लिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। आप भूमि के उचित मुआवजे कानून को 3 अध्यादेश लाकर बदलने की कोशिश की, 1.5 साल संघर्ष चला और हमने दृढ़ता से किसानों की लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार को किसानों के आगे झुका दिया। सर प्लीज, अभय जी, नहीं सूट करता है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा राज किया है किसानों की दुर्दशा के लिए, बहुत हद तक आप लोग जिम्मेदार हैं। कोई तब्दीली नहीं बता दीजिए मुझे, एक कानून बताइए जो हमने बनाया हो स्टेक होल्डर की अनुमति के बगैर, प्रतिपक्ष को के शर्मा साहब, के शर्मा साहब, आप लोग बातचीत कर लेते ना। अगर किसानों के हक की बात है भाई के शर्मा जी, तो तेजवीर जी को, पुष्पेंद्र जी को, बाकी तमाम किसान नेताओं को लेकर बैठने में क्या दिक्कत थी? थोपना क्यों था ये कानून? सबसे पहले तो रूबिका जी, आज मैं माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जो आज जन्मदिन है, मैं उसके अपनी भावभीनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आज कैबिनेट में हुआ है, और एक मिनट इको हो रहा है, थोड़ा कम करा देंगे। मैं देश भर के किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, मैं देश भर के किसान भाइयों को ये अच्छी जो है शुभ सूचना बताना भी चाहता हूँ कि आज ही कृषि मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक घोषणा हुई है कि 9 करोड़ देश के किसान भाइयों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जो है उनके सम्मान निधि, कृषि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत उनको 25 तारीख को उनके खातों में चला जाएगा। ये एक यदि आप देखें तो कुल मिला के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लगभग 1.5 वर्ष के अंदर जो है किसान भाइयों के हमारे जो है खातों में ट्रांसफ़र हुआ है किसान सम्मान निधि के रूप में, और ये बहुत बड़ा से एक सहयोग किसान भाइयों के लिए है। तो 2 अच्छी एक शुभ सूचना मैंने पहले दी किसान भाइयों को। इसके बाद देखिए, आपने कहा चर्चा की बात, स्वयं आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 3 दिन पहले जो है राजीव अग्रवाल जी ने उसमें एक पत्र लिखकर किसान भाइयों को सरकार ने आमंत्रित किया और ये कहा कि भाई आप समय और तिथि तय कर लीजिए और जगह बता दीजिए और हम जो है वार्ता के लिए तैयार हैं। इसके पहले भी जो अभय जी ने आपसे ये सीधा पूछा कि स्टेक होल्डर से बात करके कानून बना देते तो आज इन 28 दिनों को हमें नहीं देखना पड़ता। आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। और क्या आपके इन पैसों को खाते में ट्रांसफर कर देने से, चाहे वो तेजवीर सिंह हो, चाहे वो पुष्पेंद्र सिंह हो, चाहे वो देश का कोई भी किसान हो, क्या उसकी आने वाली समस्या का निदान हो जाता है? के शर्मा साहब 10 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए, और जवाब इस बात को लेकर होना चाहिए, स्टेक होल्डर से आपने चर्चा क्यों नहीं की? कर लेते सर। ऐसा है, नहीं सुनीतिका जी, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। किसान सुधार कानून जो है ये इसके लिए ये कि कंटिन्यू प्रोसेस है, और यहाँ पर जो उसके जानकार बैठे हैं उनको इस विषय की जानकारी भी होगी कि ये लगातार इस पर जो है कमेटियां बनती गई हैं, कमेटियों ने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं, वो किसान भाइयों से ही मिलके वो बातचीत करके रिकमेंडेशन आते रहे, चाहे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट रहे हो, चाहे उसके आगे जो जितनी भी कमेटियां बैठी, और उनके अंतर्गत जो रिकमेंडेशन होते गए वो धीरे धीरे सुधार के क्रम में लागू किए जाते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक किसी को सपना आ गया और आके जो है कानून बना दिया जाता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया जो कई वर्षों से किसान भाइयों के संगठनों, सरकार इतनी रिजिड तो दिखाई नहीं दे रही है। हमने दूसरे, शर्मा जी प्लीज 1 सेकंड में, मुझे पता आप थोड़ा देरी से आए हैं और आप थोड़ा और वक्त चाहते हैं, लेकिन 1 सेकंड, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ उनसे भी बात मैं करना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी, सरकार कई मसलों पर देखा है और कई ऐसे कानून है जिसमें देखा है कि नहीं, हम नहीं झुकेंगे, किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे, आपको आंदोलन करना है करते रहिए, आपको कहीं बैठना है बैठे रहिए। सीए में हमने देखा, ट्रिपल तलाक में हमने देखा। यहाँ पर सरकार नरमाई जो है वो दिखा रही है, वो बार बार आप लोगों को खत लिख रही है, वो कह रही है अच्छा ठीक है चलिए बैठकर बात करते हैं, और आप लोग मानने को तैयार नहीं है। नहीं, इसमें एक अंतर है रूबिका जी। गांव में कहावत है कि पंचों की बात तो सर माथे पर, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। यानी नेगोशिएशंस तो मैं बहुत करूंगा, लेकिन बात आपकी नहीं मानूंगा।
यानी कि आपके कानून जो आप बात कह रहे हैं कि कानून हटा दीजिए, उसको नहीं मानूंगा मैं, बाकी आपसे बातचीत कर लूंगा। तो इस वजह से एक हार्डनिंग ऑफ स्टांस जो है दोनों तरफ से सख्त जो है एक रुख अपनाया गया है। इसमें मेरा निवेदन ये है सरकार से, सरकार चुनी हुई सरकार है, कोई हम हार जीतने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी की राजनीति चमकाने के लिए नहीं आए हैं या किसी की राजनीति खराब करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी समस्याओं को, जो इस देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, अपनी चुनी हुई सरकार के सामने रखने आए हैं। तो अति शीघ्र तीव्र गति से एक समिति का निर्माण हो जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पर चर्चा करे और तब तक के लिए कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अच्छा, इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसको ना करके इसका जवाब दे सकते थे उसी दिन। ये कानून किसानों के बेहतरी के लिए है, बहुत हद तक ये बात आप मान रहे हैं, तो फिर कानून को क्यों? अच्छा, कानून को रद्द कर देने से एमएसपी वाला कानून थोड़ी बन जाएगा। यहाँ तो ना चिट हुई ना पट हुई, कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास, तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में कई कमियां थी असल में। जब आप नई कोई गाड़ी लाते हैं उसमें कई कमियां हो कि भाई हेडलाइट खराब है, इंजन का ये पार्ट खराब है, गद्दी खराब है, फलाना खराब है, तो आदमी कहता है ठीक है भैया इस कार को तुम वापस ही ले जाओ और मुझे ये नई कार दे देना जैसी मैं चाहता हूँ। ये इसमें ये हुआ है, इसमें हठ धर्मिता किसी भी पक्ष की, मैं तो किसानों को भी कहूंगा कि ना तो किसान हठ धर्मिता दिखाएं ना सरकार दिखाए, बीच का रास्ता ये है कि इसको सस्पेंड फिलहाल कर दिया जाए और इसमें एक्सपर्ट कमेटी बने जिसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, और अच्छी तरीके से बातचीत हो जाए और सबकी शंकाएं दूर हो जाए, उसके हिसाब से फिर आगे कर दिया जाए जा सकता है। किसानों के लिए किसी ने लिखा है, अज्ञात है, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन लाइनें पसंद आ गई इसलिए आपको पढ़ के सुना रही हूँ। किसानों से अब कहाँ वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई और किसान ये कह रहे हैं या कुछ कह ही नहीं रहे हैं, ना तारीख ना वक्त ना जगह, किसी पर अभी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। ब्रेक पर जब हम गए थे तब ये सवाल रख कर गए थे, मेज पर रख कर गए थे कि बताइए क्या सस्पेंड हो जाना चाहिए। रोहित माफ कीजिएगा, विजय सरदाना जी, क्या लगता है सस्पेंड हो जाना चाहिए जब तक आपस में दोनों नहीं बात कर लेते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, बहुत सी राज्य सरकारों ने उसको एडॉप्ट किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इस देश में, आपके और मेरे कहने से तो होगा नहीं, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर लगता है किसी भी संस्था को कि ये कानून गलत है या गैर कानूनी है या असंवैधानिक है, तो किसी भी राज्य सरकार को, पंजाब को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि ये असंवैधानिक कानून है, इनको रोका जाए। उन्होंने कोर्ट में अपील तो करी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर भारत के संविधान और नीति को अगर फॉलो नहीं करेंगे, कानून को फॉलो नहीं करेंगे और एक मॉब माइंडसेट से कहेंगे कि क्योंकि हम 5000 लोग कह रहे हैं ये देश का कानून हटना चाहिए, तो इसीलिए देश का 138 करोड़ आबादी को अपने हिसाब से हम चलाना चाहते हैं, तो फिर इस देश में संविधान और संसद की जरूरत क्या है? अगर हम चाहते हैं कि ये कानून अबाइंस में रहे तो आप अप्लाई करिए ना सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब की सरकार को अगर लगता था ये कानून खराब है तो आज तक पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं गई कि ये संवैधानिक संस्थाओं का तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए अभय दुबे जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, क्यों नहीं आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये कृषि अर्थशास्त्री किसानों को मॉब बता रहे हैं, भीड़ बता रहे हैं। अरे साहब, पंजाब की सरकार ने कानून पास किया है, आर्टिकल 252 में। अरे नहीं, सुनिए बाप, आपके समय बीच में नहीं बोला। ये अगर आप सही थे शास्त्री बनते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट प्रवक्ता के रूप में बीते 10 साल से टेलीविजन पर पक्ष रख रहे हैं आपको। अरे सूट, हमने तो कानून बदल दिया विजय सरदाना जी, पंजाब ने कानून बदल दिया, आर्टिकल 254(2). अब क्यों बैठे रहे आराम से? सरकार मनमानी करते रहे तुम्हारे जैसे पूंजीपतियों के कहने पे, और हम चुप बैठे रहे। किसान मुखर होगा और सत्ता से भी बेदखल करेगा इन तानाशाहियों को, समझ लेना। 40 किसान इंतजार करिए, 40 किसानों की। अरे कैसे इंतजार करें? कोई भी इंतजार कर सकता है, कृषि इंतजार नहीं कर सकती। उनके भूख नहीं बुझा सकते तुम्हारे नरेंद्र मोदी
कहिएगा सरदाना इनको जाकर। अरे अभय जी, आपको नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से प्रॉब्लम है, उसको सुलझाइए आप अपने लेवल पर। अभी तो किसानों की बात आ रही थी, आप किसान से सीधे पहुंच गए, हम सरकार गिरा देंगे, हम सत्ता को जो है सत्ता से उनको बेदखल कर देंगे। अरे तो आप कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है आपका? हम तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब तीनों ने कानून लाया है, उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजेंगे रूबिका लियाकत जी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, एक 10 सेकंड में सुनिए। छत्तीसगढ़ का किसान तो बहुत खुश है, संग्रहण की अनुमति दे दी। ओके, सवाल ये कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का किसान क्यों खुश है फिर इस कानून से? कौन खुश है बताइए ना? पूरे देश में इस कानून के आने के बाद छत्तीसगढ़ का किसान क्यों नहीं निकला है सड़कों पर? अरे ट्रेन चलाइए, ट्रेन साहस हो मोदी जी, ट्रेन चलाकर देखिए, फिर देखिए दिल्ली के दरवाजे पर कितने लोग आते हैं। विश्व अहिंसा दिवस के दिन 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का किसान आया, आपने मार मार के लहूलुहान कर दिया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश का ही किसान था जो समर्थन में आया है अभय जी, तो वो मॉब है फिर? बिल्कुल नहीं अभय जी, फिर वो मॉब है? मॉब है क्या बात करते हैं आप? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो नहीं, आप सवाल सुनिए, मैं ये कह रही हूँ जो किसान इस बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरे वो मॉब है? बताइए ना, मुझे बताइए ना, कौन वो मॉब है? पार्टी ने, सुनिए रूबिका जी, मुझे बताइए ना, आप 10 किसानों का तो वक्तव्य बता दीजिए कि उसको समर्थन मूल्य मिल गया। मैं आग्रह कर रहा हूँ, चलिए आपसे, देश की किसी मंडी में 291 नहीं, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है ही अभय जी, कौन मना कर रहा है? वो थोड़ी मना कर रहा है कि किसानों की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। नहीं अभय जी, मैं नहीं, बहुत क्लियरली आपको कह देना चाहती हूँ, देश का किसान अभी भी बदहाली में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी जगहों पर उसे एमएसपी नहीं मिल रहा है, ये भी सच्चाई है। विजय जी, 2011 में नरेंद्र मोदी जी ने जब उपभोक्ता मामलों के चेयरमैन थे तो ये रिपोर्ट दी थी कि आप एक काम कीजिए, जो जमाखोरी करता है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 10 में नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाइए। आज मोदी जी ने असीमित मात्रा में जमाखोरी की छूट दे दी। मोदी जी ने कहा था कि निजी क्षेत्र में भी एमएसपी को लागू कीजिए। अरे आपने नहीं पढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का लाइन दिखाओ, लिखा हुआ है प्रोसेस, लाइन पूछो कहाँ लिखा हुआ है, इनसे पूछो कानून में लाइन दिखाए कहाँ लिखा हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं, जनता को मिसलीड कर रहे हैं। मैं दोनों को मौका देती हूँ, सच और झूठ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभय जी, कहाँ लाइन बताइए ना, विजय जी पूछ रहे कहाँ लिखा है कानून में? आपने नहीं पढ़ा कानून, सेक्शन 4 पढ़िए, बिल्कुल उसमें लिखा है कि कानून का आप गलत बता रहे हो, कानून की लाइन दिखाओ। अरे आप पढ़े लिखे हो, लाइन बताओ। एक्ट निकालिए, खोलिए, ये मेरे पास गलत रास्ता मत दिखाइए, कानून की लाइन दिखाइए। कहाँ हो? किसानों का दमन लाइन दिखाओ, गलत कानून की लाइन नहीं है वो, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, आप झूठ बोलते हो हर चैनल पर। मैं 10 साल से आपको सुन रहा हूँ, लाइन दिखाओ कहाँ है? लेते हो, मुझे बताओ निकालिए, लाइन दिखाओ। लाइन वो कौन सी लाइन है? सेक्शन 4 पढ़िए सेक्शन 4 कि फूड प्रोसेसर को मेरे सामने कानून पढ़ के दिखाओ। उसको असीमित मात्रा में संग्रहण का अधिकार लिखा है? अडानी जी ने कहाँ लिखा है? पढ़ के दिखाओ। झूठ बोल रहे हो आप, सुनिए, ये गलत है। आप झूठ बोलते हो, हर चैनल पर झूठ बोलते हो, सुबह से लाइन पढ़ो, किसानों को मौत बनाते हो, किसानों को भीड़ बताते हो, किसानों को भैया लाइन दिखाओ, किसानों को इनसे बोले लाइन पढ़े, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपका एक इनके पास बच्चे नहीं है, ये लाइन नहीं पढ़ पा रहे, इनको ना तो अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, और गलत जनता को पढ़ा रहे हैं। अभय जी, सेक्शन 4 के उस लाइन को आप पढ़कर दिखा दीजिए जहां पर सीधे तौर पर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा है इन सारे उद्योगपतियों को के खातों को भर देने की, उनको फेवर देने की, वो कानूनी लाइन पढ़िए, सेक्शन 4 की पढ़िए। सुनिए ना, मैं 1 सेकंड पढ़ देता हूँ। सीएसीपी ने गंभीर आरोप लगाया। सीएसीपी ने क्या कहा? वो तो मोदी सरकार का लागत और मूल्य आयोग है। उसने कहा मोदी जी दाल खरीद कर ऐसे समय बाजार में बेचती है जब फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश कर देती है। फूड प्रोसेसर, अरे इन्होंने नहीं पढ़ा,
कहाँ है? आप मिसलीड कर रहे हो, अर्थशास्त्री बन के डिफेमेशन करिए, चलिए करिए डिफेमेशन। वो लाइन कहाँ है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सारे उद्योगपतियों को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाना? आप निकालिए, मैं वक्त दे दूं आपको। देखिए कई बार होता है आप कानून हाथ में लेकर नहीं बैठते, उसकी लिपि और उसकी प्रति लेकर नहीं बैठते। मैं वक्त दे देती हूँ आपको, लेकर आइए। किसान झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं, आप जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप फ्रॉड हो, आप अरे आप आपस में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए ना। मुझे सेक्शन 4 की वो लाइनें बताइए, वो बताइए सेक्शन 4 की लाइनें जहां पर सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वो कानून ही 2 पैराग्राफ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ रूबिका जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इनको नहीं पढ़ना बोलते हैं। मैं कौन सा कानून बताइए? Such order for regulating stock limit shall not apply to a processor or value chain participant any agriculture product if the stock limit of such person does not exceed the overall ceiling of the installed capacity of processing or the demand for export in the case as an exporter। ये है लाइन, मतलब समझ में आया हिंदी अंग्रेजी में? रूबिका जी, लिखा है अनलिमिटेड, कहाँ लिखा है? सुनिए, कौन है फूड प्रोसेसर? कौन है फूड प्रोसेसर जिसको पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल में 50% और 100% और 50% छोटी बड़ी कंपनी कीमत नहीं बढ़ जाएगी उसकी। अब जाइए बाजार में पैकेट उठाइए, रिलायंस के दुकान में पैकेट उठाइए, एड्रेस लिखा बनकर बैठना बंद कीजिए, पढ़िए, वो प्रोसेसर है, रिलायंस प्रोसेसर नहीं है। आपको कुछ कानून आता नहीं, आपने कभी पढ़ाई नहीं करी, आप आधा अधूरा काम करते हो, जनता को मिसलीड करते हो, राजनीति के लिए देश को बर्बाद कर दिया 70 साल में, और आज आगे सोने जा रहे हो, किसानों को किसानों को मिसलीड कर रहे हो। 10 साल से शर्म आनी चाहिए देश को। एक नंबर के कृषि अर्थशास्त्री हो तू। अरे भैया कागज लेके आओ, एक खेत में गए मेरे सामने, कौन से खेत पर्सनल क्यों हो रहे हैं अभय जी? पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मुझे ये बताइए, उन्होंने लाइन पढ़कर बताई, उन्होंने इधर उधर की बात नहीं की, उन्होंने सेक्शन 4 की वो 4 लाइनें पढ़ के बताई। अब उन 4 लाइनों में कहाँ कुछ गड़बड़ी छुपी हुई है, आप बता दीजिए। आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं और क्यों इस तरीके के आक्षेप लगा रहे हैं? आप तो इस तरीके से डिबेट नहीं करते हैं अभय जी, यू आर नॉट नोन फॉर दिस। इन्होंने कानून तक नहीं पढ़ा है अभय जी, कानून पढ़ के आइए। ओके, नाउ अभय जी को बताने दीजिए। हाँ, आप ज्ञान मत बांटिए। फिर अभय जी मुझे सेक्शन 4 की उन 4 लाइनों के माने आप क्या समझ रहे हैं, बताइए। कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि इन्होंने यही हुआ है। क्या उसमें पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम को, जो पेरिशेबल आइटम है उनके 100% जब तक कीमत नहीं बढ़ जाएगी सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। नॉन पेरिशेबल आइटम में 50% जब तक कीमत बढ़ जाएगी तब तक इंटरवीन सरकार नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। सुनिए ना, और सुनिए पूरी बात। विजय जी मैं आपको मौका दूंगी, पहले सुन लीजिए वो किस बात पे उनको दिक्कत है, सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ सुनिए, अब हुआ क्या है रूबिका जी? मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, प्रामाणिक आरोप। डिफेमेशन करिएगा अगर झूठ निकले तो। इसी बार रबी के सीजन की सीएसीपी की 2021 की रिपोर्ट में सीएसीपी ने लिखा मोदी सरकार के लिए, जो मोदी जी कह रहे थे ना कि मैंने 40,000 करोड़ की दाल खरीद ली, ये दाल का किया क्या? वो पीडीएस में नहीं बांटी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है कि कुपोषण बढ़ गया। उस दाल को मोदी सरकार ऐसे समय बाजार में बेच रही है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और किसान के दाम टूट जाते हैं। ये सीएसीपी आरोप लगा रहा है गंभीर। और यही हुआ है 2,30,000 करोड़ रुपए का जो दाल का घोटाला है। ये उद्योगपति यही करते हैं, फूड प्रोसेसर खुद को बताएंगे या वैल्यू चेन एडर करने वाले बताएंगे और स्टोर कर लेते हैं। अब मैं सुनिए, जो सेक्शन 4 की परेशानियों का आपने जिक्र किया, के शर्मा, पुष्पेंद्र जी और हमारे साथ किसान भाई तेजवीर बैठे हुए हैं। आप जो है उद्योगपतियों को, ये अभय दुबे ने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बना है, बकायदा सेक्शन तक पहुंच गए थे। पुष्पेंद्र जी मैं चाहती हूं आप शुरुआत करें और फिर मैं थोड़ा डिटेल में अब डाइव इन करना चाह रही हूं कि किससे दिक्कत है? उद्योगपतियों से दिक्कत है? अगर वो नहीं लेंगे तो बढ़िया, आपको क्या वाकई दाम नहीं मिल पाएंगे? किस बात का डर है? अभी भी उद्योगपति तो एंटर किए हुए ना कृषि में, जैसे तेजवीर जी बता रहे हैं। किसान से देखिए रूबिका जी, 30 लाख की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है
उस 30 लाख की एग्रीकल्चर जीडीपी में से 3-4 लाख करोड़ रुपए की फसलें ही मैक्सिमम गन्ने समेत सरकार या एमएसपी पर बिकती हैं, सरकार खरीदती है। तो बाकी सारा का सारा सेक्शन तो पहले ही 26-27 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी से बाहर है सिस्टम। ये हमें समझना पड़ेगा। जो या एमएसपी की फसलें हैं लेकिन वो सरकार पूरा नहीं खरीदती है। तो इसमें हमने इसीलिए कहा था कि एक एश्योरेंस मिल जाए, कम से कम जो एमएसपी की फसलें हैं जिनकी कीमत टोटल 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, उसमें एक एश्योरेंस मिल जाए कि भाई हम जो है प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये एक बहुत बड़ा अभी एक स्टडी आई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की है और हिंदुस्तान टाइम्स में 19 दिसंबर को, अभी 3-4 दिन पहले उसके विषय में छपी है पूरी स्टोरी। उसमें बताया गया है कि बिहार जहां पर एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था, मंडी सरकारी खत्म हो गई थी वहां, और पंजाब, तो पंजाब के मुकाबले बिहार के किसानों को 30% तक जो है नीचे फसलों के दाम मिल रहे हैं। ये स्टडी में दिया गया है। और मेरे मित्र जो सरदाना जी हैं वो कृषि एक्सपर्ट जरूर है, लेकिन भाई आप कॉर्पोरेट एक्सपर्ट ज्यादा बन रहे हो आजकल। आप कृषि और किसानों के समर्थन के आंकड़े दो। 5 लाख आदमियों को आपने 5000 कह दिया, ये उचित नहीं है। ये गलतफहमी उस टाइम अन्ना आंदोलन में भी हो गई थी और उसके बाद क्या उसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हुए उसमें मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बात उठा दी तो वो सबके देश के सामने 2014 का है। तो किसानों की बड़ा एक सेक्शन है, आधी आबादी है, उसकी बात सुनने की बात जो है आगे बढ़ करके सरकार को करनी चाहिए। अगर कोई कंसर्न है, इनको 70 साल से ये कानून नहीं थे तो चलो 1 साल और नहीं रहेंगे, इसको सस्पेंड कर दें, अलग कर दें, कमेटी के माध्यम से इस पर निर्णय लिया जा सकता है। फायदे की बात होगी तो किसान रखेंगे, जहां डर होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। शर्मा जी बस मैं आ रही हूँ, के जी 1 सेकेंड। विजय सरदाना। रूबिका जी आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। हाँ मैं कह रही हूँ, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं आप किसानों के एक्सपर्ट कम, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट ज्यादा दिख रहे हैं आजकल। आप वो आंकड़े भी दे दीजिए ना कि किसानों को लेकर, उनकी बदहाली को लेकर कुछ चीजें बता दें। ये आरोप है, जवाब दे दीजिए। ऐसा है पुष्पेंद्र जी, मुझे जानते हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, जो सच होता है वो बोलता हूँ। इस समय जब मुर्गी का किसान मर रहा था 22, 23, 24 रुपए में, और आयात के लिए वो रोज एप्लीकेशन डालता था, मुर्गी के किसान की एप्लीकेशन लेके मैं रोज भारत सरकार के मंत्रालय जाता था कि आप मुर्गी के किसानों को रिलीफ दीजिए, ये मर जाएगा। अगर मुर्गी का किसान मर गया तो मक्के का किसान मरेगा, क्योंकि मुर्गी के ऊपर मक्के का किसान निर्भर है। आज जब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि मक्के का किसान मर गया, इसलिए मरा क्योंकि मुर्गी का किसान मरा, उसका बाजार खत्म हो गया। लोग पूरी बात समझते नहीं। जनवरी फरवरी के अंदर यही मक्का 21, 22, 23, 24 रुपए बिक रहा था। कोविड के समय जब मुर्गियां खत्म हो गई, कोई खरीदार नहीं बचा, ऑब्वियसली रेट गिरेंगे। आज वापस जो ये 600-700 रुपए मक्के का बोल रहे हैं, आज वापस 15-16-17 इस कानून में कोई भी खामी नहीं है। इस बाजार को समझना पड़ेगा। ओके, इस कानून में कोई भी खामी नहीं है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो मेरा किसान सोने का ताज पहनने की स्थिति में आ जाएगा। आज भी रूबिका जी इनसे पूछिए जो कह रहे हैं एमएसपी की बात। आज सरसों किस रेट पे बिक रही है? आज सोयाबीन किस रेट पे बिक रहा है? सरसों का रेट है 54 रुपए, एमएसपी है 38 रुपए 50 पैसे। आप कहते हैं किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, आज एमएसपी से 15-20 रुपए ऊपर बेच रहा है। क्या किसान का फायदा नहीं हो रहा? जहां पे डेफिशिएंसी होगी किसान को अच्छा रेट मिलेगा। जहां आप इतना पैदा कर देंगे जो देश को नहीं चाहिए, वहाँ रेट गिरेंगे। समझना पड़ेगा, किसानों को समझना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा आप अपनी बात रखें, उससे पहले क्या ये बीच का रास्ता निकल सकता है कि बातचीत करते हैं तब तक? हाँ तेजवी जी, हाँ आखिर में आप ही के पास आऊंगी, आप ही की बात से खत्म करूंगी अपने शो को। के शर्मा। बिल्कुल। रूबिका जी पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय द्विवेदी जी का झूठ जो है एक्सपोज कर देता हूं। ये मेरे पास अमेंडमेंट बिल है जो है एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल 2020, और इसके जो है इसमें सिर्फ 3 धाराएं हैं। 3 धाराएं हैं। ये 4 धारा की बात कर रहे थे कि चौथे धारा में लिखा है। इनको ना कानून इन्होंने पढ़ा है, ये सिर्फ झूठ के और प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। आप सुनिए, अभय जी बीच में मत बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं ये कहां पर, जिस बात की सरदाना जी ने जिक्र किया, ये धारा 2 का
उपखंड ख है, उसके अंतर्गत ये कानून है जिसका जिक्र इन्होंने बाद में किया, लेकिन फिर उदाहरण देते देते दाल में चले गए, क्योंकि इस पर ये कुछ भी नहीं बता सकते। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि असीमित भंडारण का जो है छूट है, ये बकायदा एक कानून आपके सामने है, अमेंडमेंट बिल मेरे पास है। और इसलिए मैं ये कांग्रेस जो झूठ और भ्रम फैलाती है, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 पर नहीं जा पाऊंगी सर, नंबर 2 में क्लियर कर दूं, बातचीत से हल निकलेगा। बातचीत से हल, तेजवीर जी, बातचीत, कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, रूबिका जी मैं अपनी बात 30 सेकंड में ही खत्म कर दूंगा। मैं पहले बताता हूं कि हमारी एक पीसी शुरू होने वाली है अभी सभी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, तो उसके अंदर से एक बात आई है कि हम चिट्ठी लिखेंगे सरकार को बातचीत के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अभी 13 मिनट 47 सेकंड ये झगड़ा चलता रहा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी 60-40 की मान लेते हैं जो रेशो गाँव में रहते हैं और शहर में रहते हैं। किसी भी सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं, लेकिन मैं सरदाना जी को एक जवाब देना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये कृषि एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं पता। मक्का आज भी 900 रुपए बिकता है और इसी सरकार ने पिछले साल 90,000 टन एक्सपोर्ट किया था यहाँ पर, और लेकिन फिर भी एमएसपी नहीं मिलती। और दूसरी बात, 2015 के अंदर शांता कुमार की रिपोर्ट आई थी कि किसानों को बेनिफिट कम किया जाए इसी बीजेपी सरकार के अंदर। और कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, मुझे सुननी विजय दुबे जी, हाँ, वो 2004 के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी हो चुकी थी। अटल बिहारी, अभी आप लोग कहाँ मानने वाले हैं भाई, ना तो सरकार की तरफ से और ना ही किसानों की तरफ से। अभी तेजवीर जी बता रहे हैं कि जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम उम्मीद करते हैं कि तारीख का ऐलान हो जाए, बातचीत हो जाए और हल भी निकले। गांदरबल में आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया है। वारदात में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। ये वारदात गांदरबल के तौहीद चौक इलाके में हुई है। सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।